हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है इसका अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संयोजन माने योग, जुड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना प्लस H2O। यहाँ देखिए अभिकारकों की संख्या कितनी है, 2 है। बन रहा है CaOH ट्वाइज, एकल उत्पाद। तो यह अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। छात्रों, अन्य उदाहरण के द्वारा समझेंगे। कोयले का दहन देखिए, कोयले का दहन जब होता है तो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, 2 अभिकारक हो गए यहाँ, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एकल उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं H2 प्लस O2 = H2O, तो यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। छात्रों, एक बात का और ध्यान रखेंगे हम, जितने भी संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो सामान्यतः ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा भी निकलती हो, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हम पहला उदाहरण देखते हैं, CaO प्लस H2O बनता है CaOH ट्वाइज और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। आपने घरों में देखा होगा, दिवाली के समय जब हम घरों में पुताई करते हैं तो जब हम बाल्टी में चूना डालते हैं पानी के साथ तो उससे गर्म भाप निकलती है और बाल्टी गर्म हो जाती है, मतलब उसमें ऊष्मा निकल रही है। तो इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कोयले का दहन हो रहा है छात्रों ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और ऊष्मा भी निकल रही है। प्राकृतिक गैस का दहन होता है CH4 प्लस 2O2, तो बनता है CO2 और H2O प्लस ऊर्जा। यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और छात्रों, परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो हाँ, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे खाद्य पदार्थ टूटते हैं और साथ में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है और यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। छात्रों, साग सब्जी, फलों के छिलके सड़ते हैं, इस क्रिया में भी ऊष्मा निकलती है, अतः यह अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो छात्रों, हमने यहाँ पर 2 अभिक्रियाओं का साथ में अध्ययन किया, संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। छात्रों, अगली अभिक्रिया का नाम है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन माने अपघटित होना या टूटना। इसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। छात्रों देखिए, एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से
अधिक उत्पाद बनाता है। यहाँ पर देखिए CaCO3 चूने का पत्थर, इसको ऊष्मा देने पर CaO प्लस CO2 बनता है। तो यह किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का। यहाँ पर अभिकारक टूट के दो उत्पाद बना रहा है। तो वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया की विपरीत है। परीक्षा में ये प्रश्न आता है। तो हमने देखा था संयोजन अभिक्रिया में कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, इसीलिए कहा गया है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। छात्रों, हम इसी के साथ ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का भी अध्ययन करेंगे कि जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो सामान्यतः ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में देखिए AgCl सिल्वर क्लोराइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाती है। विघटन हो रहा है, यहाँ वियोजन हो रहा है। ऐसे ही AgBr में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो Ag और ब्रोमीन में टूट जाती है। तो ये अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं छात्रों, और इन्हें हम वियोजन अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को संयुक्त रूप से एक साथ पढ़ सकते हैं और इनके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। अगली अभिक्रिया है छात्रों, अगली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन में से विस्थापित कर देती है। यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील को डाला गया। कुछ देर पश्चात हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग बदल गया है और लोहे की कील भी भूरे रंग की हो गई है। तो छात्रों देखिए इस क्रियाकलाप में क्या अभिक्रिया हुई? Fe प्लस CuSO4 बनता है FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए कॉपर को उसके लवण विलयन में से आयरन ने विस्थापित कर दिया और स्वयं FeSO4 बना लिया और कॉपर धातु अलग हो गई, विस्थापित हो गई। इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण देखिए छात्रों, Zn प्लस CuSO4 बनता है ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पर जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है और यह कॉपर को विस्थापित करके स्वयं जिंक सल्फेट बना लेती है। लेड प्लस CuCl2 तो लेड क्लोराइड बनता है और कॉपर को वह विस्थापित कर देता है। तो हमने सीखा बच्चों कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन में से विस्थापित कर देती है। यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगली अभिक्रिया है छात्रों द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट क्रिया करता है BaCl2 बेरियम क्लोराइड से, तो बनता है BaSO4 बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। छात्रों हम इसके साथ इसका एक और नाम है इस अभिक्रिया का, उसको भी ध्यान में रखेंगे। इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट BaSO4 अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। परीक्षा में यह आपसे दो नाम से पूछी जा सकती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया। यदि आप इस अभिक्रिया को याद कर लेते हैं तो आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर बनेंगे।
अगली अभिक्रिया है छात्रों उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कहते हैं उसका उपचयन हुआ है, मतलब ऑक्सीकरण हुआ है। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं उसका अपचयन हुआ है। उदाहरण में देखिए Cu+O2 तापन CuO, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, वृद्धि हो रही है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पर उपचयन हुआ है। क्या हुआ है छात्रों? उपचयन। दूसरे उदाहरण में देखिए CuO+H2 तापन, तो Cu+H2O, CuO से ऑक्सीजन निकल गई, मतलब कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। तो छात्रों कभी कभी ये अभिक्रियाएँ दोनों एक साथ होती हैं। एक ही रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अभिक्रियाएँ या रेडॉक्स अभिक्रियाएँ कहते हैं। उदाहरण में देखिए CuO+H2 बनता है Cu+H2O। यहाँ देखिए हाइड्रोजन बन रहा है, H2O उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, अर्थात उसका उपचयन हो रहा है। CuO बन रहा है Cu, उससे ऑक्सीजन निकल रही है, हट रही है, अर्थात कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो एक ही अभिक्रिया में दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, उपचयन और अपचयन, इसलिए यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। छात्रों ये तो हो गए अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हम दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के क्या प्रभाव होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें पहला प्रभाव है बच्चों संक्षारण। आपने देखा होगा कि जब हम लोहे की नई वस्तुएं खरीदते हैं तो बहुत चमकदार होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उसमें एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसको हम जंग कहते हैं सामान्य भाषा में, और अन्य धातुओं में ही ऐसा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वे संक्षारित होती हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर आपने देखी होगी काली परत चढ़ जाती है और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण है। संक्षारण की क्रिया से धातुएं नष्ट होती हैं, इससे हमारे देश को बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। छात्रों उपचयन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण है विकृत गंधिता। वसायुक्त या तेली खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखे रहने पर उसके स्वाद और गंध में विकृति आ जाती है, इसलिए इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृति क्यों आती है? कि वो पदार्थ उपचयित हो जाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो पदार्थ उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृति गंधी हो जाते हैं और उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। तो इनके इस कार्य को रोकने के लिए वायुरोधी बर्तनों में इनको रखा जाता है, जिससे उपचयन की क्रिया धीमी हो जाती है, या फिर नाइट्रोजन से इनको प्रभावित किया जाता है। आपने देखा होगा कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में एक हवा भरी होती है, तो वो उसमें से ऑक्सीजन हटा देते हैं और नाइट्रोजन भर देते हैं, कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके और बहुत दिनों तक चिप्स से गंध या विकृति ना हो सके। तो छात्रों हमने आज के इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखे। पहले हमने देखा था संयोजन अभिक्रिया, उसके साथ ही हमने देखा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरे नंबर पे हमने देखा वियोजन या विघटन अभिक्रिया, उसमें हमने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का अध्ययन किया। उसके पश्चात हमने विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अंत में उपचयन एवं अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया का अध्ययन किया। छात्रों आप घर में इन अभिक्रियाओं का अभ्यास करेंगे, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।